चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और This call is now taking notes. This call is now being recorded. चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा भारती की हर सप्ताह होने वाली ये बैठक, जो अब माह में 2 बार हो रही है, 305वीं बैठक है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप अपने कीमती समय में से पूरा समय निकालते हैं और जुड़ते हैं। आप सभी के लिए साधुवाद। आपके प्रयासों और आपकी मेहनत से ही हम इसको इतना लंबा 305 सप्ताह तक ले जा पाए हैं। कई बार कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस होते हैं जीवन में जो आगे चल के वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा ही कोइंसिडेंस हमारे साथ हुआ। हम लोग नर्मदा जी की परिक्रमा पे निकले थे सपरिवार, और मधुलिका जी के साथ एक अच्छा लंबा डिस्कशन हुआ और उन्होंने एक वर्ड यूज किया, वर्चुअल ऑटिज्म। ये एक ऐसे खतरे की घंटी है, एक ऐसा विषय है जो सभी के लिए जानना जरूरी है। हम सभी के लिए, चाहे हम किसी भी उम्र के हों, किसी भी जेंडर के हों, क्यों खतरे की आवश्यकता जानने की जरूरत है, उस पर डिटेल में मधुलिका जी बात करेंगी। उसके बाद ये हमारा चलता रहा और रंजना जी ने बोला कि भाई साहब एक बार आप स्पेशल चिल्ड्रन को लेकर के भी कुछ बात कीजिए। तो ये आज का जो हमारा विषय है, वर्चुअल ऑटिज्म एंड स्पेशल चिल्ड्रन, इस पर बातचीत करने वाले हैं हम। बड़ी विनम्रता के साथ में निवेदन करूंगा, डॉक्टर मधुलिका मिश्रा जी, आप प्रिंसिपल हैं आर्मी आशा स्कूल जबलपुर में। लगभग 18 वर्ष से ऊपर का आपका अनुभव है स्पेशल बच्चों के साथ काम करने के लिए। पीएचडी इन बॉटनी, एमएससी इन बॉटनी, बीएड स्पेशल एजुकेशन। आप प्रिंसिपल हैं वर्तमान में, जैसे मैंने बताया, आरवीपीएस गवर्नमेंट कॉलेज उमरिया में आप रही हैं, और एक बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति हैं आप बच्चों को लेकर के। मैं इनका फॉर्चुनेटली मैं इनके स्कूल में 2 बार गया हूँ, दोनों बार जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कभी अगर जबलपुर जाते हैं तो मिलिए, आपको भी अच्छा लगेगा किस तरीके से इन बच्चों के साथ डील कर रही हैं। मैडम से निवेदन करता हूं, जो आज का हमारा विषय है वर्चुअल ऑटिज्म, वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। मैं खुद ही कल एक छोटी सी घटना शेयर करता हूं। मैं ऑफिस से आ रहा था, ऑफिस से घर के बीच की दूरी मेरी 7 से 8 मिनट है, एक रेड लाइट पड़ती है। इस बीच कम से कम मैंने अपना मोबाइल 5 बार उठा करके देखा ड्राइविंग करते समय कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कंप्यूटर को लेकर के, मोबाइल को लेकर के, सोशल मीडिया को लेकर के ये एक ऐसी चीज बैठ गई है कि हम सब भी जो लोग जुड़े हैं इस बात को एग्री करें कि हम 5 मिनट 7 मिनट मोबाइल से दूर नहीं रह सकते हैं। हर 5 मिनट में मोबाइल उठा के चेक करते हैं, भले ही कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। ये एक इस तरह की चीज है जो धीरे धीरे हमको स्क्रीन की तरफ ले जा रही है। अगर वो नहीं मिलता है तो उसके क्या क्या डिफिकल्टेशंस होते हैं। नशे से भी खराब चीजें हो गई हैं। 2 दिन के लिए आप किसी का मोबाइल छीन लीजिए, वो आपको मारने पे तैयार हो जाएगा। तो क्या है वास्तव में वर्चुअल ऑटिज्म, किस प्रकार हम इससे बच सकते हैं और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मधुलिका जी को। ओवर टू यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और यहाँ आए हुए सभी जो हमारे श्रोतागण हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, विशेषकर डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा प्रेसिडेंट और डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी जो सेक्रेटरी हैं चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के। मैं दोनों की आभारी हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पे वेबिनार लेके आ रहे हैं, और हर वेबिनार अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सबको दे रहा है जो आम जनता को पता होना चाहिए। कई बार हम अपने अधिकारों से, कई बार जागरूकता से वंचित रह जाते हैं और जिसके काफी सारे परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है ये सर ने मुझसे बोला था और लगभग 2 महीने से हम इसमें पेंडिंग थे, हम काम करना चाह रहे थे। और रंजना दीदी अगर यहाँ पे हैं तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस सब्जेक्ट के लिए सुझाव दिया। तो मैं कोशिश करूंगी कि आज इन बिंदुओं पे मैं प्रकाश डाल सकूं कि ये आप जानकारी दूसरों से साझा कर सकें, और जो हमारे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, वो इसके जो हानिकारक प्रभाव हैं उनसे बच सकें। तो वर्चुअल ऑटिज्म से पहले जानना जरूरी है कि स्पेशल नीड चिल्ड्रन क्या होते हैं। स्पेशल नीड जैसे यहाँ पे नाम से ही मेंशन हो रहा है, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। किन किन क्षेत्रों में? लर्निंग में, कम्युनिकेशन में, बिहेवियर और डेली एक्टिविटीज में कुछ एक्स्ट्रा केयर की, एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। सामान्यतः जो बच्चे होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं, इनमें फिजिकल डिसेबिलिटीज हो सकती है, मेंटल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम हो सकती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, और लर्निंग डिफिकल्टीज भी
आ सकती हैं, इसके बारे में मैं आपको अभी और आगे डिटेल दूंगी। और कैसे ठीक हो सकता है ये, तो इसके लिए जरूरी है प्रॉपर गाइडेंस। सबसे पहले तो अर्ली इंटरवेंशन। हम क्योंकि जिस समस्या से जितना जल्दी जुड़ेंगे, हमें पता चलेगा कि ये समस्या हो रही है और उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, तो हम उसके खिलाफ काम करना शुरू करेंगे, समस्या को खत्म करने के लिए सोचेंगे। तो जरूरी है अर्ली इंटरवेंशन, एक्सेप्टेंस, गाइडेंस। सही आपको स्पेशलिस्ट मिलने चाहिए ताकि आप उन स्पेशलिस्ट के साथ बैठ के अपने बच्चे की समस्या को डिस्कशन कर सकें, उनके आगे के थेरेपी प्लान या जो भी उनको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी साझा कर सकें। और इसके बाद काफी सारे जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं, वो इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही रोचक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जनरली जब स्पेशल नीड शब्द हम बोलते हैं तो हमारा जो ध्यान केंद्रित होता है वो ऐसे बच्चों के ऊपर होता है जिनमें कहीं ना कुछ समस्या है, समस्यात्मक चीजों की तरफ हम जाते हैं। पर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो बहुत अच्छे आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उन्हें भी हम स्पेशल नीड बच्चे बोलते हैं, क्योंकि वो अपना जो सिलेबस होता है जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, उन्हें नई नई चीजें लर्न करने के लिए कम वक्त चाहिए होता है। तो ऐसे में जो उन्हें एंगेज करने की प्रवृत्ति होती है, उसके लिए भी उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो स्पेशल नीड बच्चे वो भी होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RPDWD एक्ट 2016 में इनको 21 कैटेगरीज में डिफाइन किया है। जो स्पेशल नीड होते हैं या डिसेबिलिटीज होती हैं उनको 21 कैटेगरीज में डिफाइन करके रखा है। पर जो नॉर्मल हम जिन डिसेबिलिटीज को देखते हैं या जिनके बारे में हम बात करते हैं तो वो हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटीज। अच्छा रंजना जी, शायद आपको आवाज कम आ रही है, मुझे 2 मिनट देंगे, मैं हेडफोन का यूज कर रही हूँ। मधुलिका जी, आपकी आवाज ठीक आ रही थी, शायद उनका नेटवर्क कनेक्शन गड़बड़ होगा। आप कृपया चेक करके बताइए। ठीक है, ठीक है। जी जी जी। हाँ, तो मैं आपको अलग अलग डिसेबिलिटीज के बारे में बता रही थी। आप अगर ज्यादा देखना चाहें तो RPWD एक्ट 21 डिसेबिलिटीज अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको उन सारे डिसेबिलिटीज के बारे में पता चल जाएगा। अब कॉमन जिन प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वहां पे सबसे पहले हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं। तो इसके जो बहुत साधारण से सिम्टम्स होते हैं जो कोई भी देख के समझ सकता है, जान सकता है। तो जैसे बच्चों में लर्निंग स्लो होती है और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी कम होती है। इनकी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने में इन्हें दिक्कत आती है। ज्यादातर बच्चे या तो खाना भी नहीं खा पाते हैं या उनके जो माइलस्टोन होते हैं, एज वाइज माइलस्टोन होते हैं कि जैसे बच्चा 3 महीने में सोशल स्माइल लाएगा, 4 महीने में वो पलटना शुरू करेगा, 6 महीने में विद सपोर्ट बैठने लग जाएगा, 9 महीने के आसपास बच्चा सहारे के साथ खड़ा हो जाएगा, 1 साल के अंदर बच्चा चलने की प्रयास शुरू कर देते हैं और काफी बच्चे चलने भी लगते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग माइलस्टोन होते हैं। ये माइलस्टोन भी आपको गूगल में इजीली अवेलेबल है जहां आप देख सकते हैं। साथ ही जो इनका IQ होता है वो या तो एवरेज होता है या बिलो एवरेज हो सकता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ऑटिज्म को भी शामिल कर लिया गया है और जरूरी नहीं जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनका IQ कम हो। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जिन्हें पहले हम MR बच्चे कहते थे उनका IQ बिलो एवरेज होता है, एवरेज से नीचे होता है, 70 या 70 के नीचे। साथ में इन्हें काफी सारे काम करने के लिए रिपीटेड इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। बहुत लंबा समय तक आपको किन्हीं गतिविधियों को संचालित करने के लिए इन्हें बार बार सिखाना पड़ता है। दूसरा हम आते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जैसा कि आजकल आप सुनेंगे तो लगभग ये जो आंकड़ा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, हर 63 बच्चे में से एक में देखने को मिल रहा है। तो इसके क्या क्या साइन हैं? इसमें पुअर आई कांटेक्ट होता है, बच्चा आपसे आंख मिलाकर बात नहीं करता है, या अगर आंख मिलाता भी है तो बहुत
कम स्पैन के लिए होता है, शॉर्ट स्पैन होता है। सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है, बच्चा ज्यादातर अकेला रहना पसंद करता है, और जो एक्टिविटीज होती हैं वो रिपीटेड होती हैं, एक ही एक्टिविटी को बार बार एक ही तरीके से करता है। अगर आप उनके खेल का पैटर्न देखेंगे तो उनमें परसेप्शन प्ले, जिसको हम रोल प्ले बोलते हैं, वो भी नहीं होता है। अगर आप उनको टॉयज दे रहे हैं तो वो हो सकता है एक रैखिक क्रम में उन टॉयज को जमा देंगे, उनसे कैसे खेलना है, इस पे कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, ये उन्हें नहीं आता है। इसके अलावा आजकल बहुत ही सामान्यतः देखने को आ रहा है ADHD, इसे बोलते हैं अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है या अटेंशन पे नहीं करता है, साथ ही हाइपर एक्टिविटी होती है इसमें, बच्चा एक जगह नहीं बैठता है, रेस्टलेस बिहेवियर करता है, इंपल्सिव एक्शंस होते हैं उसके, और साथ ही शांत बैठने वाली एक्टिविटीज, जब तक उसके हाथ में कुछ एक्टिविटी है वो कर रहा है तब तक बैठेगा, अदरवाइज जैसे कई बच्चों को आपने देखा होगा पूरे टाइम सोफे में कूदते रहते हैं या दौड़ते रहते हैं, शांत नहीं रहना होता है उन्हें। इसके बाद एक कॉमन जो हमारी डिसेबिलिटी है ये होती है लर्निंग डिसेबिलिटीज। हालांकि इन्हें हम हिडन डिसेबिलिटीज कहते हैं क्योंकि इनके साइन हम बहुत आसानी से समझ नहीं पाते। कई बार हमें लगता है बच्चा पढ़ने से बच रहा है या लिखने से बच रहा है, तो कई बार ऐसी डिसेबिलिटीज को लेके हम बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना लेते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि बच्चा इस तरह की किसी डिसेबिलिटी से जूझ रहा होता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में जो सामान्यता होती है वो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया होती है, जिसमें रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे को, मैथ नॉर्मल कोई किसी भी तरीके की मैथ करने में उसे दिक्कत हो सकती है, वर्बल एक्सप्रेशन उसका नहीं होता है, वो बोल नहीं पाता है क्योंकि उसे चीजें सही तरीके से दिखती ही नहीं है, तो उसे बोलने में प्रॉब्लम होता है, अटक के बोलता है या बहुत धीमे बोलता है। और इनका जो इंटेलिजेंस होता है वो नॉर्मल होता है, पर इनमें जो चैलेंजेस होते हैं वो लर्निंग को लेके होते हैं और किसी एक सब्जेक्ट पे भी हो सकते हैं और अन्य सब्जेक्ट्स में भी होते हैं। तो मेन स्ट्रीम बच्चों में ये ज्यादातर देखने को मिला है कि उनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। अगर आपने तारे जमीन पर मूवी देखा होगा तो उसमें जिस बच्चे के बारे में बताया गया था उसे लर्निंग डिसेबिलिटीज ही थी। आपने देखा होगा बी और डी में कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, डब्ल्यू और एम में अंतर नहीं कर पाते हैं, जो एक जैसे मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं उनमें अंतर करना उनके लिए काफी मुश्किल होता है। तो इस तरह की जो डिसेबिलिटीज होती हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंतर आती हैं। इसके बाद आता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। जैसे समझ में आ रहा है कि सुनाई कम देता है, डिफिकल्टी किसमें आती है, हेयरिंग में आती है। साउंड या स्पीच को हम प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पाते हैं और जब हम सुन ही नहीं पाएंगे तो हम रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। और हेयरिंग इम्पेयरमेंट के चलते काफी सारे जो बच्चे होते हैं अगर सही समय पे डायग्नोसिस नहीं हो पाता उनका तो उनमें स्पीच की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब वो जानते ही नहीं है कि शब्द सुनना और उसे कैसे प्रतिक्रिया करना है तो उनके दिमाग में शब्द नहीं जाते हैं। तो वो वाला पार्ट जो दिमाग का होता है वो एक वक्त के बाद एक्टिवेट नहीं हो पाता है, तो ऐसे बच्चे बोलना भी बंद कर देते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट ये जैसे आप समझ रहे हैं कि ये विजन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कभी कभी पार्शियल हो सकती है, कभी टोटल ब्लाइंडनेस पे भी ये जा सकती है और कभी कभी ये एज रिलेटेड होती है। जैसे ज्यादातर 40+ की जो एज होती है उसमें विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, लोग चश्मे के साथ सहायता लेके पढ़ना शुरू कर सकते हैं, कईयों को ऑपरेशन की जरूरत होती है। और साथ में अगर शुगर जैसी समस्याएं हैं तो उनको भी विजुअल इम्पेयरमेंट का सामना करना पड़ सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फिजिकल डिसेबिलिटी। जैसा समझ में आ रहा है शारीरिक कोई अक्षमता है तो वो किससे रिलेटेड हो सकती है, वो मूवमेंट से रिलेटेड हो सकती है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम उनको हो सकती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हो सकती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो आपके मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होते जाते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम जेनेटिक होती है और इसमें जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत छोटा या लिमिटेड होता है। डॉक्टर्स को भी पता होता है कि एक वक्त के बाद ये व्यक्ति नहीं बचेगा, क्योंकि जब आपके अंदर मसल्स ही नहीं बचेंगे तो आप कैसे जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा सेरेब्रल पाल्सी, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी में मस्तिष्क का एक क्षेत्र या पूरे क्षेत्र प्रभावित होते हैं जो कि आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन इन सबको प्रभावित करते हैं। तो आपको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको होल्डिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बैठने में प्रॉब्लम आ सकती है, आप नेक नहीं संभाल सकते हो। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो सेरेब्रल पाल्सी में देखने को मिलती है। इसके अलावा एम्पुटेशन, अगर अचानक कोई एक्सीडेंट होता है
और हमें अपने शरीर का कोई पार्ट रिमूव करवाना पड़ता है, हटाना पड़ता है सर्जरी के थ्रू, तो एम्पुटेशन में भी फिजिकल डिसेबिलिटी की समस्याएं देखने को मिलती है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। पहले के जैसे आप उतने फ्री होके अपनी एक्टिविटीज नहीं कर पाते हो। इसके बाद आता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो इसमें भी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि बोलना या कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। मान लीजिए जैसे आज मैं आपको समझा रही हूँ, आपके सामने बोल रही हूँ, तो ये हमारा कम्युनिकेशन है। पर अगर मैं हकलाती होती या मेरे शब्द प्रॉपर नहीं होते या मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि किस तरीके से एक्सप्रेस करना है चीजों को, तो ये मेरी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती। इसके कई कारण हो सकते हैं, हकलाहट हो सकती है, या तो आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट भी इसमें एक कारण हो सकता है, कोई फिजिकल रीजन भी हो सकता है जिसमें कोई बीमारी जो लंबे समय तक आपके स्वर यंत्र आदि को प्रभावित कर रही हो, वो हो सकता है। इसके अलावा जो अन्य डिसेबिलिटीज हैं जैसे ऑटिज्म, इसमें भी ये बहुत सामान्य समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्पीच और लैंग्वेज को लेके बहुत सारे लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं। स्पीच मतलब शब्द का आना, जो हम ध्वनि निकालते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम स्पीच बोलते हैं। और लैंग्वेज क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होता है। लैंग्वेज जैसे हम हिंदी, इंग्लिश, कोई भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं या बोलते हैं, वो हमारी लैंग्वेज होती है। और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी नहीं कि स्पीच हो। आपने कई लोगों को देखा होगा जो बोल नहीं पाते हैं पर वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने गेस्चर के थ्रू कर सकते हैं, इशारे हम कर सकते हैं, हम लिख के कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन और स्पीच में ये अंतर होता है कि स्पीच में जो ध्वनि होती है, माफ करिएगा, स्पीच में ध्वनि प्रभावित होती है, जबकि कम्युनिकेशन नॉन वर्बल और वर्बल दोनों तरह के हो सकते हैं। साथ में हम गेस्चर का यूज भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई जो बच्चा है वो स्पेशल नीड है, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि स्पीच में उसका डिले होगा, शायद साथ ही जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है कि इतने महीने में बच्चा ये कर लेगा, इतने साल में बच्चा ये कर लेगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी लग रही है या बच्चा पीछे चल रहा है उस एज ग्रुप से, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि बच्चे में कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि हमें डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन आदि से संपर्क करना पड़ेगा। बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। जनरली जो बच्चे होते हैं अपने पीयर ग्रुप से खेलना पसंद करते हैं या घर में ही सबके साथ बैठना पसंद करते हैं, पर अगर आपको लग रहा है कि बच्चा आइसोलेट है, अकेले रहना ज्यादा पसंद कर रहा है, तो वो भी एक वार्निंग साइन हमारे लिए हो सकता है। साथ ही आप अगर बच्चे को सिंपल या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि जाओ ये लेकर आओ, जाओ कटोरी लेके आओ, किचन जाओ वहां से पानी भर कर लाओ, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन वो समझ नहीं पा रहा है, या समझ रहा है तो बहुत लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है, या जब तक आप करके नहीं दिखाते हो उनको तब तक वो नहीं समझ पाते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। तो ये भी एक समस्या सूचक लक्षण या संकेत हो सकता है। साथ ही बिहेवियर की जो प्रॉब्लम आती है बच्चों में और लर्निंग प्रॉब्लम आती है, कई बार बच्चे बहुत ज्यादा टेंट्रम दिखाना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि बच्चा एक्सेसिव गुस्सा दिखा रहा है, आपने उसको कुछ बोला, उसने किया नहीं, आप समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली बच्चा जो होता है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, आपको बता नहीं पा रहा है अपनी समस्याओं को, और ये इस वजह से है क्योंकि उसमें किसी ना किसी डिफिकल्टीज या डिसेबिलिटीज के कारण हो रहा है, तो आप तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा है, और उसका जो नतीजा होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा या अलग तरीके के टेंट्रम थ्रो कर सकता है। और जब ये लॉन्ग टर्म चलता है, लगातार चलता है, तो ये उसके बिहेवियर में भी परिवर्तित हो सकता है। तो अब क्या करना चाहिए हमें? वैसे मैं बताना चाहूंगी जो भी हमारे यहाँ पे श्रोता जुड़े हुए हैं कि चाइल्ड कंजर्वेशन फेडरेशन के साथ हमने एक और कार्यक्रम किया हुआ था, एक और वेबिनार हमारा संचालित हुआ था, मे बी शायद उसका नंबर 122 या 112 है, आप देख लीजिएगा। मैं सर से बोलूंगी कि वो लिंक शेयर कर दें उस यूट्यूब में कार्यक्रम की, क्योंकि उसमें मैंने काफी डिटेल दी हुई है डिसेबिलिटीज से रिलेटेड और काफी बृहद स्तर पे उसको समझाया है। तो आज मैं उस टॉपिक को यहाँ पे छोटा रखना चाहती हूँ ताकि हम वर्चुअल ऑटिज्म पे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकें। तो सर मेरा अनुरोध है कि कृपया आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा उस वापस सब्जेक्ट को। मैं कर दूंगा जी। थैंक यू सर।
तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चे को आपके प्यार, एक्सेप्टेंस और आपके पेशेंस की जरूरत है। अगर आप ही चिड़चिड़ाएंगे, इरिटेशन दिखाएंगे और बच्चे की समस्या को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम उस प्रॉब्लम पे कभी काम नहीं कर सकेंगे। दूसरा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन। जितना जल्दी हम समस्या को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। और जैसा कहा जाता है कि 5 या 6 साल तक हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो पूरे तरीके से हो जाता है 95% तक, और उसके बाद संभावनाएं कम बचती हैं। तो अगर हम 95% जब हमारे पास संभावना है तब हम काम करना शुरू कर देंगे तो बच्चे के विकास के लिए एक बहुत अच्छा समय होता है। तो जितना जल्दी हम पहल करेंगे उतना ही जल्दी हम बच्चे की सहायता कर सकते हैं। फिर इसके आगे हमें क्या करना है? अगर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है, इसके बाद हम अलग अलग डॉक्टर से मिल सकते हैं कि बच्चे में कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज तो नहीं है। ये सब फाइंड आउट होने के बाद की वास्तविक प्रॉब्लम क्या है तो हम बच्चे के लिए स्पेशल एजुकेशन और अलग अलग थेरेपी प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सब जुड़ी हुई होती हैं। और आजकल तो एक्वाइन थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी जैसे बहुत नई चीजें भी आ गई हैं जो आप अपने बच्चे के नीड के हिसाब से चुन सकते हैं। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर बच्चा माइल्ड लेवल पे है, आपको लग रहा है कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन पे वो जा सकता है, तो हम उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इंटीग्रेट करें ताकि वो अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करे और उसको सोशल रिकॉग्निशन मिले और एक्सेप्टेंस भी मिले। साथ ही फैमिली और कम्युनिटी का सपोर्ट। फैमिली तो हमेशा बच्चे के साथ रहती है, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होगा तो फैमिली रहेगी ही रहेगी, पर यहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत जरूरी हो जाता है। जरूरत होती है बच्चे को भी कि उन्हें सामने वाले लोग एक्सेप्ट करें। अगर कोई बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है अचानक किसी जगह पे और दूसरे लोग देख के वहां पे सही बिहेव नहीं कर रहे हैं या पेरेंट्स को देखकर अलग तरीके से कमेंट पास कर रहे हैं कि बच्चे को संभालते नहीं है, बच्चे कितने बुरे आजकल तरीके से परवरिश कर रही जा रही है उनकी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बच्चे का विकास है, नेचुरल उसका विकास है, वो प्रभावित होता है। और ऐसे में पेरेंट्स उसको कम्युनिटी एक्शन या सोशल इंटरेक्शन से बचाने लग जाते हैं और बच्चे के लिए ये कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो कम्युनिटी सपोर्ट भी यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, क्योंकि जब हम स्क्रीन पे पूरे तरीके से ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो कई बार जो हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है और ये जो स्थिति होती है कहीं ना कहीं डिसेबिलिटीज की तरफ आपको ले जा सकती है। अब हम आते हैं वर्चुअल ऑटिज्म पे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक था। जैसे समझ में आ रहा है आपको, वर्चुअल और ऑटिज्म। वर्चुअल मतलब आभासी, मतलब ये वास्तविक नहीं होता है, ये ऑटिज्म जैसा आभास देता है। तो आजकल की जो दुनिया हो गई है वो ज्यादातर हम सब टीवी, टैब, डिजिटल डिवाइसेस में केंद्रित हो गए हैं। छोटे बच्चों को शांत रखना हो या उन्हें खाना खिलाना हो या उन्हें व्यस्त रखना हो, हमें अपना काम करना है तो हम स्क्रीन का सहारा लेते ही लेते हैं। अभी कोविड टाइम के बाद से काफी सारे पेरेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि बच्चा हमारा पहले तो बहुत बात करता था, पर जब से कोविड हुआ है, घर पे बंद हुआ है और हमने मोबाइल देना शुरू किया है तो बच्चा शांत हो गया है, किसी से बात नहीं करता है, बच्चे में स्पीच और लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी आ गई है। तो ये जो अत्यधिक स्क्रीन टाइम होता है बच्चे में, ये भाषा, व्यवहार और उनके सामाजिक विकास को कहीं ना कहीं बाधित करता है। वास्तव में अगर मेडिकल रूप से देखा जाए तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस शब्द का कोई महत्व नहीं है। ये व्यवहारिक समस्या के अंतर्गत आता है जो कि एक एनवायरनमेंट की वजह से होता है और इसमें क्योंकि वास्तविक डिसेबिलिटी नहीं है ये, इसलिए इसको वर्चुअल कहा जाता है, जिसमें ऑटिज्म जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पर अगर लंबे समय तक हम इन पे काम नहीं करेंगे तो ये ऑटिज्म में परिवर्तित हो भी सकता है। तो वर्चुअल ऑटिज्म क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि ये कोई ऑफिशियल मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। किस वजह से होता है? एक्सेसिव मोबाइल, टीवी या अदर डिजिटल डिवाइसेस के संपर्क में रहने से ये होता है। इसकी वजह से होता क्या है? या तो कम्युनिकेशन नहीं होता या तो बहुत कम हो जाता है। इसके नेगेटिव इफेक्ट किस पे पड़ते हैं? तो आपका डेवलपमेंट, जो भी बच्चे का माइलस्टोन होता है उसको प्रभावित कर सकता है, स्पीच को प्रभावित कर सकता है, सोशल इंटरेक्शन प्रभावित हो सकता है, प्लस बच्चे का आई कांटेक्ट प्रभावित हो सकता है। तो जैसे मैंने आगे बात की थी ऑटिज्म के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग मिलते जुलते लक्षण हैं, इसलिए इसे वर्चुअल ऑटिज्म कह सकते हैं।
और ये जो होता है, ये इसमें बच्चा रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपने ज्यादातर बच्चों को देखा होगा, इवन काफी सारे बड़े भी, जब हम मोबाइल पे लगे रहते हैं और कोई हमें पीछे से आवाज देता है या अगल बगल कोई बात करता है, तो हमें पता भी नहीं चलता कई बार कि वो हमारे बारे में भी बात कर रहे हैं या वो हमें मेंशन कर रहे हैं। हम अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। साथ ही एक ही जगह रहने की टेंडेंसी हमारी विकसित हो जाती है, क्योंकि मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, हमें अपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, कुछ बहुत ज्यादा हमें चीजें आकर्षित कर रही हैं या इंटरेस्टिंग लग रही हैं, तो मोबाइल लेके हम एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। अब ये प्रॉब्लम क्यों इंक्रीज हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो आजकल हो गया है न्यूक्लियर फैमिली और बिजी पेरेंट्स। ज्यादातर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है, या कि दोनों ही कामकाजी होते हैं, तो ऐसे में बच्चे को देने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उनकी अपनी जो व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं होती हैं वो उस समय को देने से रोक लेती हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली है, माँ बाप दोनों ही बिजी हैं, तो बच्चा किससे बात करेगा? तो बच्चे को हम मोबाइल पकड़ा देते हैं। बेबी सीटर का काम कौन करने लगता है उस वक्त? हमारा मोबाइल करने लगता है। हम कहीं बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं, फैमिली फंक्शन के लिए जा रहे हैं, अब बच्चा है छोटा, भाग दौड़ करते ही हैं, खेलते हैं, कभी आवाजें भी करेंगे, और उस वक्त हम बच्चे को शांत करने के लिए, बच्चे की बेबी सिटिंग के लिए मोबाइल उनको थमा देते हैं और बच्चा एक जगह शांत होकर बैठ जाता है। साथ ही जो ऑनलाइन कंटेंट होते हैं या गेम्स होते हैं वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, तो ऐसे में उनका स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जाता है। और चूंकि वन वे इंटरेक्शन होता है, ये उन्हें ना तो बोलने की जरूरत होती है ना गेस्चर के थ्रू, बस उनको अपने फिंगर से स्वाइप करना होता है या टाइप करना होता है, तो इसमें जो कम्युनिकेशन होता है धीरे धीरे करके कम होने लगता है। साथ ही आउटडोर एक्टिविटीज पूरे तरीके से खत्म हो जा रही हैं, क्योंकि माँ बाप के पास अगर दोनों के पास टाइम नहीं है, बच्चे के भी स्कूल में काफी सारा प्रेशर होता है। जनरली आजकल अगर देखा जाए तो बच्चे के वजन से ज्यादा उनका बस्ता होता है, स्कूल बैग होता है। और जो हमारे गर्मी की छुट्टियां थी, अगर तब से और अब से आप दोनों में कंपैरिजन करोगे तो समझ में आएगा कि आजकल के बच्चों के पास वक्त ही नहीं है जैसा हमारे पास हुआ करता था, जिसको हम फ्री टाइम बोलते थे, जो हमारे लिए क्रिएटिविटी का कारण होता था। अब क्रिएटिविटी सिर्फ क्लासेस में आके रह गई हैं, कि बच्चा डांस क्लास जा रहा है, बच्चा म्यूजिक क्लास जा रहा है, बच्चा आर्ट क्लास जा रहा है, जो एक फ्री एक्टिविटीज होती थी वो उनके पास नहीं है। तो इस तरीके से जो क्रिएटिव और आउटडोर एक्टिविटीज हैं वो कम हो गई हैं, जो इस प्रॉब्लम को इंक्रीज कर रही है। साथ ही जो एजुकेशनल वीडियोस हैं, आजकल पढ़ाई का पैटर्न भी ऐसा हो गया है। साथ में आपको याद होगा कोविड टाइम, जहाँ पे पूरे टाइम ऑनलाइन क्लासेस चलती थी बच्चों की, तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन टाइम स्क्रीन के साथ बढ़ गया था, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब ग्रेटर रिस्क में कौन कौन से हैं बच्चे, तो सबसे पहले तो जो 2 से 5 साल के बच्चे हैं, 2 से 5 साल के बीच के बच्चे हैं, उनमें सबसे ज्यादा रिस्क रहता है इस डिसेबिलिटीज को लेके या वर्चुअल ऑटिज्म को लेके, क्योंकि ये डेवलपमेंटल स्टेज का बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला चरण है, और इसमें बच्चे चीजें ऑब्जर्व करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, बच्चों को नई नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहिए, पर अगर वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन में सिमट के रह गए हैं तो कहीं ना कहीं वो वर्चुअल ऑटिज्म का रिस्क बढ़ा देता है। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा स्क्रीन पे रहते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा देते हैं बच्चे, उन्हें भी ये दिक्कत होती है। सोलो व्यूअर, मतलब अकेले बैठ कर बच्चा पूरे टाइम चीजें देख रहा है। कई बार ऐसा होता है बच्चे के बगल में बैठे होते हैं, हम पूछते हैं ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, या हम कमेंट्री करते रहते हैं, तो वो सोलो व्यूअर के तौर पे काम नहीं करता उस वक्त। पर अगर हम नहीं हैं आसपास और बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन से इंटरेक्शन कर रहा है, तो वो बच्चे ज्यादातर रिस्क पे रहते हैं। बच्चे के पास सोशल सर्कल नहीं होता, काफी सारे घर ऐसे हैं बच्चों का बाहर खेलना जाना पसंद नहीं करते हैं, या उन्हें प्रॉब्लम है कि बच्चा धूल में जाके खेल रहा है, बच्चे का सोशल इंटरेक्शन बहुत सीमित हो सकता है उस वक्त तक, तो वहां पे भी ये बच्चों में दिक्कत आने को बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। साथ में जो टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सुबह से मम्मी पापा चले गए हैं, वो शाम को या रात को आ रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन उन्होंने वर्क किया ऑफिस में, तो वो भी थके हुए हैं। उस वक्त मम्मी के पास या पापा के पास खाना बना के खिलाने के बाद शायद ही ऊर्जा बचती होगी, तो फैमिली टाइम कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया है। संडे को भी सभी के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत या रिस्क फैक्टर इसको हम बोल सकते हैं। अब इनके सिम्टम्स क्या हैं, तो सबसे पहले आप फिजिकल, मेंटल, स्पीच और लैंग्वेज में क्या क्या प्रॉब्लम आती है वर्चुअल ऑटिज्म में, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, आप लोग अपने से भी अनुभव कर सकते हैं, तो आपकी पुअर स्लीप हो जाएगी। कोई बहुत अच्छी वेब सीरीज आ रही है, आप देख रहे हैं, तो आपकी नींद
का जो टाइम स्लॉट है वो 10 से खिसक के 2 बजे तक भी हो सकता है। सेम बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। और साथ में क्योंकि आईज पे स्ट्रेन पड़ता है तो बहुत सारी समस्याएं, विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब नींद सही नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ओबेसिटी का रिस्क भी होता है। साथ ही बच्चा खाना खाते वक्त भी मोबाइल देख रहा है, तो जिसको हम कहते हैं कि एक वातावरण होना चाहिए खाना खाने के लिए। जैसे आपने अगर आयुर्वेद को पढ़ा होगा या पुराने हमारे वक्त पे आपने देखा होगा, फैमिली टाइम होता था, सब साथ में बैठ के खाना खाते थे, मंत्रोच्चार किए जाते थे, पूरे तरीके से जो ध्यान होता था शुद्ध सात्विक रूप से वो खाने पे होता था। अब खाना हमारे लिए सेकेंडरी हो गया है, स्क्रीन पहले हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित कर रहा है और ओबेसिटी का रिस्क बच्चों में बढ़ रहा है। रिड्यूस कंसंट्रेशन, एक तरफ ध्यान उसका नहीं रहता है, मतलब रियल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। स्क्रीन पे तो वो बहुत अच्छा ध्यान केंद्रित कर रहा है, पर रियल वर्ल्ड में उसका इंटरेक्शन जीरो होता जा रहा है और उसका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं पुअर होता जा रहा है। अब वन वे लैंग्वेज या स्पीच या कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, क्योंकि बच्चा सिर्फ देख रहा है, बच्चा स्क्रीन से बात नहीं कर रहा है, ना ही बच्चे को रियल इंटरेक्शन की आदत पड़ रही है। तो बच्चे में स्पीच की प्रॉब्लम आ रही है, वो सुन तो रहे हैं पर उनके पास बोलने वाला कोई नहीं है। साथ ही कैसे एक्सप्रेस करना है कोई भी चीज, जैसे कई बार हम जब बोलते हैं तो अपने हाथ का प्रयोग करते हैं, आंखों का प्रयोग करते हैं, हमारी भाव भंगिमाएं अलग होती हैं, तो वो भी एक स्पीच का पीछे होने का कारण बन जाता है, क्योंकि ये चीजें उन्हें नहीं मिलती, इंटरेक्शन के तौर पे नहीं मिलती हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो कम्युनिकेशन होता है वो भी कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं होता है। साथ ही बच्चे का रिस्पॉन्स बहुत कम होने लगता है, आप उसको 10 बार नाम से पुकारेंगे, वो शायद एक बार पलट के देखे या उसके बाद भी ना देखे, क्योंकि उसे आदत हो गई है, स्पीच उसको स्क्रीन से मिल रहा है, वो उसी को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो आपकी स्पीच या आपके साउंड पे वो रिकॉग्निशन नहीं देगा और उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। साथ ही जब दूसरे इंटरेक्शन करते हैं या दूसरे आपसे कोई बात करते हैं तो उन्हें समझने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उनका जो फ्लो होता है, स्क्रीन टाइम का फ्लो होता है, उसमें जो साउंड क्वालिटी होती है या उसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो बच्चे को अलग तरीके से प्रभावित करती है। तो जब रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन होता है तो उस वक्त बच्चा इन चीजों को ध्यान नहीं देता है। साथ ही कई बच्चों को आपने देखा होगा रोबोटिक साउंड के साथ बात करने लगते हैं, या जैसे छोटा भीम अगर उनका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है या डोरेमोन उनका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, तो वो उन्हीं के तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं, उनके ही डायलॉग को रिपीट करना, उनके ही बिहेवियर पैटर्न को वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। साथ ही ईटिंग प्रॉब्लम हो जाती है, हैबिट उनकी जो फॉर्मेशन होना चाहिए सही तरीके से खाना, एक सोने का समय होना चाहिए, शेड्यूलिंग उनकी बिगड़ जाती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू कर देती है। अब आते हैं सोशल और बिहेवियर जो सिम्टम्स होते हैं वो किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो जैसे पुअर या नो आई कांटेक्ट, वो आपको या तो देखेगा ही नहीं या तो उसका जो अटेंशन स्पैन होगा वो बहुत कम समय का होगा, या आपको सामान्यतः ऑटिज्म में देखने को मिलता है। बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होगा और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहेगा, एक जगह शांत होना मुश्किल होता है, सोशल इंटरेक्शन के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, अपने रूम से बाहर जाना, लोगों से मिलना या आउटडोर एक्टिविटीज में शामिल होना ये उसको पसंद ही नहीं आएगा। सोशल आइसोलेशन हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि अकेले ही रहना ज्यादा पसंद करता है, मोबाइल दे दीजिए या उसको अन्य कोई स्क्रीन दे दीजिए, बच्चा उसी में इंटरेक्शन करना चाहता है। साथ ही जब आप उससे मोबाइल मांगते हो या टैब मांगते हो तो बच्चा एक चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी दिखाता है, क्योंकि उसका जो एकमात्र सहारा था इंटरेक्शन का, उसे जो लग रहा था जो उसका बडी है इस वक्त, वो आपने उससे ले लिया है। पुअर अटेंशन, क्योंकि सिर्फ स्क्रीन पे रहता है वो, तो आपकी तरफ वो ध्यान नहीं देता है, रियल वर्ल्ड जो इंटरेक्शन हो उसमें वो अटेंशन पे नहीं करता है। साथ ही इमोशन एक्सप्रेशन पे भी उसको परेशानी आने लगती है, वो कार्टून्स के एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे से फॉलो कर लेता है, पर जब वो हमारा हाव भाव ऑब्जर्व ही नहीं करेगा, जब उसका आई कांटेक्ट ही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसे समस्या आ जाती है। और नॉर्मल एक जो इंसान होता है वो कैसे सीखता है,
हम देख के सीखते हैं, हम सुन के सीखते हैं, हम ऑब्जर्व करके सुनते हैं और सीखते हैं जो हमारे आसपास के लोग हैं। जब हमारा डेवलपमेंटल ईयर्स होते हैं तो हमारी नानी, दादी, मम्मी या जो भी हमारे आसपास रहता है उनकी चीजें हमें प्रभावित करती हैं और उनसे ही हम चीजें सीखना शुरू करते हैं। तो बच्चे में ये जो एक्सप्रेशन आता है इमोशन का, ये अपने आसपास के लोगों से आता है। हाँ, कुछ लोग ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, कुछ थोड़ा व्यवहारिक हो सकते हैं, ये एक व्यक्तिगत क्षमता का क्षेत्र है। पर जो ऑटिज्म वाले या वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, इनमें ये चीजें प्रभावी होती हैं और वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि आप गुस्सा हैं या आप इरिटेशन में हैं या आप किसी चीज से दुखी हैं, वो आपके एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये आपको समझ आ जाएगा। जैसे जो ऑटिज्म है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। सामान्यतः जब बच्चा फीटस के रूप में रहता है, जिसे हम पेरीनेटल स्टेज बोलते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान, तब उसमें ये डिसऑर्डर आ जाता है। कई बार ये म्यूटेशन की वजह से भी होता है, किसी जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है। लगभग 10% केसेस में देखने को मिला ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी है। पर ऑटिज्म को आज तक कभी किसी ने इसकी जैसे हम कहते हैं बीमारी की एक कोई डायग्नोसिस होती है, हमें पता चलता है कि मलेरिया हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, या टाइफाइड हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। ऑटिज्म के लिए अभी तक कोई भी एक कारण ज्ञात नहीं हुआ है। जो भी व्यक्त की जा रही हैं वो सिर्फ संभावनाएं हैं, पर ये देखा गया है ये आपके विकासात्मक वर्षों में होता है, खासतौर जब आप फिटस के रूप में होते हो और वहां से लेके आप 3 या 4 साल तक का जो वक्त होता है बच्चे के प्रोग्रेस के लिए, तब आपको देखने को मिलता है। जबकि जो वर्चुअल ऑटिज्म है ये वास्तविक तौर पे ऑटिज्म नहीं होता है, ये स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से होता है। दूसरा जो ऑटिज्म के कारण होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्री या पेरीनेटल हो सकते हैं, मतलब गर्भधारण के समय ये समस्या शुरू हो जाती है, या गर्भधारण के पहले भी जो माता होती है उसके कुछ प्रॉब्लम को लेके, फिजिकल मेंटल उन प्रॉब्लम्स को लेके भी ये समस्या हो सकती है। जबकि जो वर्चुअल ऑटिज्म है पूरे तरीके से वो एनवायरनमेंट रिलेटेड है, कि बच्चे ने एक्सेसिव स्क्रीन देखा है, बच्चे को कम्युनिकेशन का मौका नहीं मिला, इंटरेक्शन का मौका नहीं मिला, तो बच्चे में वर्चुअल ऑटिज्म की प्रॉब्लम आ गई। ऑटिज्म का जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग टर्म चलता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑटिज्म में कोप अप कर लेते हैं चीज़ों से, वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है, वो सोशल इंटरेक्शन करने लगते हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं उनमें ऑटिज्म बचता है और ये पूरी जिंदगी रहता है। ऑटिज्म को कहीं भी कभी भी पूरे तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता है। जबकि जो वर्चुअल ऑटिज्म है, ये अगर टाइमली आपने इंटरवेंशन कर लिया, देख लिया कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो इस समस्या को बहुत जल्दी दूर किया जा सकता है। ऑटिज्म के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए होती हैं और प्लान्ड थेरेपी चाहिए होती है, जो आपके बच्चे की व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार चुना जाता है, जिसमें आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि स्पीच थेरेपी हो सकती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो सकती है, स्पेशल एजुकेशन हो सकता है, फिजियोथेरेपी हो सकती है। इसके अलावा अदर जो थेरेपी टेक्निक्स अभी आ रही हैं, हम उन पे भी काम कर सकते हैं। और जो वर्चुअल ऑटिज्म है, तो इसमें सबसे पहले आपको स्क्रीन टाइम बच्चे का खत्म करना है और ज्यादा से ज्यादा उसको वर्बल इंटरेक्शन पे लाना है, तो वर्चुअल ऑटिज्म को खत्म किया जा सकता है। अब स्क्रीन टाइम कैसे इफेक्ट करता है? हमें तो लगता है कि स्क्रीन बहुत अच्छी चीज है, डिवाइसेस हैं, आजकल टेक्नोलॉजी है, वो हमें बहुत काम कर रही है, बहुत काम में आ रही है, एआई ने हमारी चीजें बहुत सरल कर दी हैं। तो कैसे इफेक्ट करता है? तो सबसे पहले हम ब्रेन पे आते हैं। तो ब्रेन को क्या जरूरत होती है? अगर मैं कहूँ कि अगर आपको कोई इमोशनल नीड है और आप अपने मोबाइल को हक कर लीजिए, या आप अपने मोबाइल को समस्या बता दीजिए, या आप मोबाइल से बातें कर लीजिए, तो क्या आपकी वो इमोशनल नीड खत्म हो पाएगी? तो उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो ऐसा स्ट्रक्चर हुआ है कि जो हमारे सेंसेस हैं, जब वो हमें स्टिमुलेशन देंगे तो ब्रेन रिस्पॉन्स करता है और वही हमारे विकास के लिए सहायक होता है। तो ब्रेन को जरूरत होती है आई कांटेक्ट की, टच की, एक्सप्रेशन की, कन्वर्सेशन की और रोल प्ले की। पर ये जो स्क्रीन होता है, इसमें जो साउंड होता है बहुत हाई पिच होता है और इमेजेस बहुत फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते हैं और बहुत कलरफुल होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें इंस्टेंट स्टिमुलेशन प्रोवाइड होता है, और ये जो इंस्टेंट स्टिमुलेशन होता है वो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो कि हमें इंस्टेंट प्लेजर देता है। और
साथ ही पैसिव वॉचिंग होती है, मतलब हम बिल्कुल शांत रह के देख रहे हैं, कोई हमें वहां पे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं इससे ब्रेन प्रभावित होता है। वन वे कम्युनिकेशन, हम सिर्फ सुन या देख रहे हैं, हम उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, उससे इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। साथ ही जो विजुअल होते हैं सिर्फ हमें वही प्रोवाइड होते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं होती है। रियल वर्ल्ड से हमारा इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है, तो जो रियल फेस के इमोशन होते हैं, सोशल एक्सप्रेशन होते हैं, इंटरेक्शन होता है, वो वहां पे खत्म हो जाता है स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से। साथ ही हम इमोशनल रूप से भी डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर कोई बहुत अच्छी चीज देख रहे हो, जो आपको पसंद आ रहा है, इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो, और आपको कोई आवाज लगाता है कि ये काम कर दीजिए, भले चाहे वो जरूरी है, तो आपको कहीं ना कहीं गुस्सा आता होगा, इरिटेशन होता होगा। तो धीरे धीरे इमोशनल डिस्कनेक्ट भी आपको स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से हो सकता है। साथ ही लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंट में भी ये आपके निगेटिव इफेक्ट डालता है। जैसे मैंने बताया कि वन वे कम्युनिकेशन है, तो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत हद तक प्रभावित होगा, रुक जाएगा, क्योंकि आपको बोलने की जरूरत ही नहीं हो रही है। जब आप लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहोगे, बाहर नहीं जाना चाहोगे, तो सोशल डेवलपमेंट भी आपका प्रभावित होता जाएगा। साथ ही बहुत सारी सेंसरी प्रॉब्लम भी आती है। अगर आप ऑटिज्म में आपकी आवाज जाओगे, जी, आवाज चली गई थी, आ रही, अभी आ रही है जी, अभी आ रही है। तो अगर ऑटिज्म में आप जाओगे तो आपको सेंसरी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम जानने को मिलेगा, जिसमें बच्चा या तो हाइपोसाइड होता है या तो हाइपरसाइड होता है। क्योंकि जो हमारे सेंसेस होते हैं वो ब्रेन के साथ जब स्टिमुलेशन भेजते हैं ब्रेन को, तो ब्रेन रिस्पॉन्स करता है कि किस तरीके से आपको इसका जवाब करना है या प्रतिक्रिया कैसी करनी है। मान लीजिए आपने गर्म किसी चीज को छुआ, तो आपका ब्रेन तुरंत कहेगा कि हाथ हटाओ। अगर आप ठंडी महसूस कर रहे हो तो आप कोई गर्म कपड़ा ओढ़ना चाहोगे। अगर आपकी आंख में अचानक रोशनी पड़ी, आप उठ के अगर सीधे बाहर जा रहे हैं, बहुत तेज रोशनी है, तो आप आंखें बंद करोगे। तो ये ब्रेन की प्रतिक्रिया होती है। पर जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, या तो इनमें ये प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा होती है या तो बहुत कम होती है। तो वो हाइपोसेंसिटिव भी हो सकते हैं और हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं। आपने देखा होगा काफी सारे बच्चे बहुत तेज साउंड पसंद करते हैं, बहुत तेज स्विंग पसंद करते हैं, और काफी सारे बच्चे जो होते हैं उन्हें धीमे स्विंग से भी डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, थोड़े से साउंड में भी वो कान पे हाथ लगा लेते हैं। कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा तेज रोशनी अच्छी लगती है, और कुछ बच्चे थोड़ी सी रोशनी में भी सिर दर्द और बाकी चीजों की शिकायत करने लगते हैं। तो ये होता है सेंसरी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, कि ब्रेन हमारे स्टिमुलेशन को किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, या तो वो ज्यादा कर रहा है या तो कम कर रहा है। नॉर्मल लोगों में भी ये समस्या हो सकती है, पर ज्यादातर जब हम वर्चुअल ऑटिज्म या ऑटिज्म की बात करते हैं तो सेंसरी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इस वक्त ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होता है वो सेंसरी समस्याओं से निपटने के लिए आपको प्लान देता है और आपको एक्टिविटीज करवाता है। अब सोल्यूशन और प्रिवेंशन क्या है? तो सबसे पहले आपको स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है। पर अगर मैं आपको ये कहूं कि बच्चा पूरे दिन देख रहा है टैब या मोबाइल या टीवी, और आप अगर अचानक हटाएंगे तो बच्चे का एग्रेशन बहुत बुरे तरीके से बर्स्ट होगा, इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, और बच्चा और ज्यादा जिद आपसे दिखा सकता है, खुद को हर्ट कर सकता है, आपको हर्ट कर सकता है। तो कैसे करना है? धीरे धीरे करके करना है। आप जब भी बच्चा देख रहा हो, आप उसके लिए एक टाइम टेबल, जिसमें विजुअल टाइम टेबल शेड्यूल, अगर बच्चा समझ रहा है वर्बल इंस्ट्रक्शन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहा है तो विजुअल टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए, जिसमें बच्चा या उसी से जुड़ी या वैसे ही एक्टिविटीज से रिलेटेड फोटोज आप लगा दीजिए। एक टाइम टेबल बनाइए। आप एक व्हाइट बोर्ड भी यूज कर सकते हैं, जिसमें एक तरफ आप टाइम लिख दीजिए और सामने डिजिटल क्लॉक रख दीजिए, और दूसरी तरफ आप फोटोज लगा दीजिए कि बच्चे के उठने का टाइम ये है, तो उसमें एक उठते हुए बच्चे की फोटो दिखा दीजिए। बच्चा के ब्रश करने का टाइम, उसका लंच का टाइम, उसके तैयार होने, स्कूल, खेलने, स्क्रीन टाइम, हर चीज की फोटो होनी चाहिए, साथ में टाइम लिखा होना चाहिए। और उस विजुअल शेड्यूलिंग को जब तक आप 3 हफ्ते फॉलो करेंगे तो बच्चे में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट और सुधार दिखने लगता है। तो जब आप इसी तरीके से स्क्रीन टाइम के लिए भी आप एक समय निर्धारित कर दीजिए कि आपको इस टाइम पे मिलेगा। शुरुआत में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर ग्रेजुअली आप इस चीज को कम करते हुए बच्चे का स्क्रीन टाइम लिमिटेड कर सकते हैं। और कभी भी जब भी आप बच्चे से मोबाइल, टैब या अदर स्क्रीन मांगे तो तुरंत नहीं मांगेंगे, आप उसको एक रिवर्स काउंटिंग के थ्रू
तैयार करेंगे उसके ब्रेन को। मान लीजिए आप ही कोई काम कर रहे हो और अचानक मैं आपका वो काम छुड़ा लूं तो आपको भी गुस्सा आएगा, सेम बच्चे की भी वही कंडीशन होती है। तो जब भी बच्चे से आप मांग रहे हैं, आप उन्हें एक बार बोलेंगे कि मैं आपसे 20 तक रिवर्स काउंटिंग के बाद मैं आपसे ये मोबाइल ले लूंगा। आप 20, 19, 18 से लेके जब 1 काउंटिंग करेंगे और उसके बाद आप बोलेंगे टाइम आउट, उसके बाद आप बच्चे से मोबाइल ले लेंगे। शुरुआत में बच्चा टेंट्रम दिखा सकता है, गुस्सा हो सकता है, पर धीरे धीरे जब भी आप ये बोलेंगे इतने काउंटिंग के बाद अब मैं आपसे मोबाइल ले लूंगा, तो बच्चा मेंटली तैयार हो जाएगा कि आप जब रिवर्स काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो बच्चे को समझ में आ जाएगा अब मुझे मोबाइल या टैब देना है। और एक वक्त के बाद आप इस काउंटिंग को कम करते करते 20 से 15, 30, 5, 3, 2, 1 एंड देन क्विक, इस तरीके से आप इस काउंटिंग को घटाते हुए उसका स्क्रीन टाइम भी कम कर सकते हैं और उसके इंटरेक्शन के लिए उसको तैयार भी कर सकते हैं कि अब हम आपसे मोबाइल लेने वाले हैं। बहुत ही लिमिटेड टाइम रखिए और उसका सुपरविजन जरूरी है कि बच्चा क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है। कई ऐसे गेम्स आते हैं, कई वीडियोस हैं जिसमें रिपीट करने के लिए भी बोला जाता है, तो वो आप अपने साथ बैठ के उन्हें बच्चे को दिखाइए या आप ऐसे गेम या वीडियोस चुनिए जो बच्चे के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है और बजाय म्यूट रहने के वो वहां पे इंटरेक्शन करें। और दूसरा जो मोर वर्बल कम्युनिकेशन, इसके तरफ आपको जाना चाहिए, बच्चे को इनकरेज करें कम्युनिकेशन के लिए। काफी सारे बच्चे जब शांत हो जाते हैं तो बोलना उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि किस तरीके से बोलना है। तो स्पीच साउंड उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा टास्क होता है। तो बच्चे को स्पीच थेरेपी के थ्रू या अगर बच्चा बोल रहा है तो उसको पहले हम फ्रेज पे लाएंगे, फ्रेज से हम सिंपल इंस्ट्रक्शन पे लाएंगे, सिंपल इंस्ट्रक्शन से हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। तो उनका वो कम्युनिकेशन उसको इंकरेज करिए। मान लीजिए बच्चा पानी नहीं बोल रहा है, सिर्फ आप पा का आप साउंड उसके तरफ से सुन रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप बच्चे को पानी दें तो उसको पानी बोलिए। क्या चाहिए, कम से कम 3 से 4 बार पानी साउंड हम उसके सामने रिपीट करेंगे और एक बार उससे एक्सपेक्ट भी करेंगे कि वो पानी बोले। और अगर कभी वो बोल देता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रेस करिए, रिइंफोर्समेंट दीजिए, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दीजिए। यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जब भी हम बच्चे को सराहना करते हैं या हम इनाम देने की बात करते हैं तो हर बार टेंजिबल नहीं होना चाहिए, कई बार वो इमोशनल रिइंफोर्समेंट होना चाहिए। वो एक स्टार हमने उसको दे दिया, एक स्माइली दे दी, हमने उसकी पीठ थपथपा दी, तो इससे भी बच्चे को हम इनकरेज कर सकते हैं। बेड टाइम स्टोरीज ये बच्चे के लिए बहुत हद तक सहायक होती है। आप जो भी बच्चे में गुड हैबिट डेवलप करना चाहते हो या उसकी कोई हैबिट खत्म करना चाहते हो या उसकी कोई गलत आदतें जो आपको लग रहा है बहुत लंबे समय से चल रही हैं वो खत्म करना चाहते हो, तो स्टोरी टाइम इसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज पे रखिए उसको ताकि बच्चा समझ सके। और अगर विजुअल आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम अपने टाइम पे कॉमिक्स पढ़ते थे, बहुत सारी कॉमिक्स हमें आज भी याद है, क्योंकि जो आप देखते हो वो आपको बहुत हद तक याद रहता है। और बच्चे को कभी उस स्टोरी में टारगेट मत करिए। मान लीजिए आपका बच्चा है वो स्पिट करता है, तो आप सोशल स्टोरीज देखिए, ऑनलाइन खुद भी बना सकते हैं आप, और उस सोशल स्टोरी में बच्चे का नाम मत लाइए, किसी तीसरे व्यक्ति का नाम या कोई इमेजिनरी कैरेक्टर लेके आइए और उसको बोलिए कि बच्चा ऐसा करता था। और लास्ट में बच्चे के सामने क्वेश्चन भी रखिए कि क्या ये करना अच्छा है। बच्चे को एक्शन सॉन्ग और राइम सुनाइए, उससे क्वेश्चन पूछिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछिए और उन्हें इनकरेज करिए कि वो आंसर कर सके। साथ ही जो आउटडोर प्ले और अदर एक्टिविटीज हैं उसके तरफ बच्चे को लेके जाइए, जिसमें पार्क में जंप, रन, सॉइल के साथ खेलना, ब्लॉक्स के साथ, कलर के साथ इंटरेक्शन, ये सब जरूरी होता है। एक वक्त था कि हम बहुत छोटे थे तब हम गांव जाते थे और पेड़ों में खेलते थे पूरे टाइम, हम बालू या धूल से हम घर बनाते थे और बहुत सारी लकड़ियों के छोटे छोटे से घर बनाने की कोशिश करते थे। कहीं ना कहीं वो सेंसरी स्टिमुलेशन होता था और आजकल उन चीजों से बच्चे अलग हो चुके हैं, तो उनकी इम्यूनिटी भी वीक हो रही है, साथ में सेंस इंटीग्रेशन से संबंधित समस्याएं भी उनके पास आ रही हैं। तो बच्चे को वापस, हम कहते हैं ना, अपने मूल की तरफ लौटिए, अपनी जड़ों की तरफ लौटिए। तो हम अपनी जड़ों की तरफ कहीं ना कहीं हमें लौटना होगा ताकि इस तरह की समस्याओं से हम दूर रह सकें। बच्चे को पीयर ग्रुपिंग, मतलब उसके एज ग्रुप या उससे 1-2 साल बड़े बच्चों के साथ रखिए, ग्रुप एक्टिविटीज की तरफ उनको डालिए।
साथ ही पजल दीजिए उन्हें खेलने के लिए, क्योंकि वो पजल कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। फैमिली डिनर टाइम आप निर्धारित करिए कि हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे, और उस वक्त स्क्रीन टाइम 0 होगा। स्क्रीन सबकी ऑफ होने चाहिए, सबके मोबाइल ऑफ होने चाहिए और अलग रहने चाहिए। खाना खाते समय हम सामान्य रूप से जो हम बात या डिस्कशन कर सकते हैं छोटी छोटी बातों को, उन्हें हम एक दूसरे से कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये बच्चे के लिए क्वालिटी टाइम होगा। अगर ग्रैंड पेरेंट हैं बच्चे के, तो कुछ वक्त के लिए उनके पास छोड़िए, क्योंकि बच्चे की बहुत छोटी छोटी सी जो क्यूरियोसिटी होती है वो ग्रैंड पेरेंट बहुत अच्छे से सुलझाते हैं, और उनके पास बच्चे की तरफ क्योंकि अलग तरीके से अफेक्शन होता है, तो वो उनसे बात करने पे भी ज्यादा ध्यान देते हैं। बच्चे की स्लीप और ईटिंग हैबिट्स को सही करिए, एक रूटीन बनाइए, और उस टाइम पे जब खाना खा रहा है या सो रहा है तो मोबाइल पूरे तरीके से रिस्ट्रिक्ट करिए। एक टाइम होना चाहिए कि इस वक्त आप सोएंगे और उस टाइम पे आपका मोबाइल ऑफ होना चाहिए। रेगुलर बच्चे की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होनी चाहिए। रीडिंग और क्रिएटिविटी वाली जो टाइम होती है वो उस तरीके की एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। जैसे बच्चे को आप पेपर क्राफ्ट की तरफ डाल सकते हैं, पेपर मैश करके कुछ स्कल्पचर बनाना सिखा सकते हैं। हम बचपन में कहीं तोप बनाते थे, कहीं हम नाव बनाते थे, तो वो जो एक्टिविटी है कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। ऑरिगेमी जो आजकल चल रहा है वो भी बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए बहुत हद तक सहायक हो सकता है। और रीडिंग हैबिट बच्चे में जरूर डालिए। छोटे बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ते वक्त बोलने की सलाह दीजिए, बोल के पढ़ने की, क्योंकि उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है, और अगर शुरुआती वक्त पे समझ में आ गया तो हम जल्दी काम कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा अर्ली इंटरवेंशन। जैसे मैं बार बार इसके तरफ बोल रही हूँ कि जितना जल्दी हम समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही जल्दी हम काम करना शुरू करेंगे और बाधा को हम वहीं पे रोक लेंगे। तो अब आपको स्पेशलिस्ट की नीड कब है, कब ये आपके लिए वार्निंग साइन है और एक खतरे की घंटी है? तो जब आपका बच्चा 1.5 से 2 साल के बीच में प्रॉपर बोलना शुरू नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कि देयर इज समथिंग व्हिच इज डेंजरस। बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, या बच्चे का शॉर्ट अटेंशन स्पैन है, या आई कांटेक्ट का स्पैन उसका बहुत कम है। बच्चा अपने काम करते वक्त या जिस पे भी वो लगा हुआ है, या अगर शांत भी बैठा है, अगर आप उसका नाम बोल रहे हो तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या 10 में सिर्फ 1 या 2 बार ही रिस्पॉन्स कर रहा है, वो भी हाई पिच साउंड पे। बच्चे का सोशल इंटरेक्शन बहुत पुअर है, खासतौर पे अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलना या तो वो अवॉइड करता है या नहीं पसंद करता, या वो एक जगह शांत होकर बैठा रहता है, बाकी बच्चे खेलते रहते हैं, या बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सा खेल कैसे खेलना है, जो सोशल रूल्स नॉर्म्स होते हैं वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहे हैं। बच्चा हाइपर एक्टिविटी शो कर रहा है और एग्रेसिव नेचर दिखा रहा है आपको, खास तौर पे जब आप उसकी स्क्रीन या मोबाइल टैब जो भी चीजें आप उससे हटा लेते हो या उससे मांग लेते हो। अब इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा हमारी जिम्मेदारी है, और उसकी अपब्रिंगिंग, उसके विकासात्मक सालों में उसको सहारा देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारा रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो पेरेंट्स को खुद मोबाइल का ओवर यूज नहीं करना चाहिए। हम बच्चे को मना कर रहे हैं कि मोबाइल यूज नहीं करो, पर हम खुद यूज कर रहे हैं, तो बच्चा कैसे सीखेगा? हम कहते हैं बी ए रोल मॉडल, जैसा आप दूसरे को देखना चाहते हो वैसा खुद करके दिखाओ, बच्चा आपको फॉलो करेगा। आप खुद मोबाइल से दूर हो, आप सोते समय स्क्रीन अपनी ऑफ करके रख देते हो, आप मोबाइल ऑफ करके रख देते हो, बच्चा भी वो चीज ऑब्जर्व करेगा और धीरे धीरे ये हैबिट उसमें आ जाएगी। खाते समय मोबाइल का यूज नहीं करना, ये बार बार मैं दोहरा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे कंसंट्रेशन और जो एक खाने के गुण आपके अंदर जाने चाहिए। साथ ही आपको न स्वाद की तरफ ध्यान रहता है, और स्वादेंद्री भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होती है बच्चे के विकास के लिए। कोविड टाइम पे आप लोगों ने महसूस किया होगा, ना स्वाद आ रहा है ना गंध आ रही है, तो कैसा महसूस हुआ होगा? तो आप समझ लीजिए बच्चे की बिल्कुल वही कंडीशन हो रही है, ना उसको स्वाद आ रहा है ना गंध महसूस कर रहा है। साथ ही अगर आपका बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्स नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। उस टाइम पे आप उससे आई कांटेक्ट मत करिए। बाद में जैसे मैंने कहा, वापस आप विजुअल कार्ड के थ्रू आप उस वक्त वीडियो बना के रख सकते हैं, या अगर आपके घर में सीसीटीवी है और आप बच्चे की उस एक्टिविटी को कैप्चर कर रहे हैं तो आप बच्चे को बाद में दिखा सकते हैं कि आपने ऐसा किया था इसलिए हम सैड हैं। आप विजुअल कार्ड के थ्रू समझा सकते हैं। बच्चा वर्बल अगर है, समझ सकता है आपकी चीजों को, तो आप बोल के समझा सकते हैं। और वहां पे आपको निगेटिव रीइंफोर्समेंट देना है। बच्चे की कोई पसंद की एक्टिविटी
या कोई सामान उस दिन स्किप करना है और ये बता के स्किप करना है कि आपने ऐसा किया था, ये गलत आदत है, मम्मा या पापा सेड हैं तो आपको ये चीज आज नहीं दी जा रही है, ताकि बच्चे को जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो समझ में आए कि कुछ अच्छा करना है तभी अच्छी चीजें मिलेंगी हमको, हमेशा मेरी मर्जी के हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी। जो हेल्दी रूटीन है वो क्रिएट करिए, सोने जागने खाने पीने सबका टाइम एक शेड्यूल बनाइए, साथ ही बच्चा क्या खाता है उस पर भी नजर रखिए, बहुत ज्यादा जो जंक फूड है वो अवॉइड करिए, बच्चे को अप्रिशिएट करिए, उसकी छोटी छोटी सी उपलब्धि उसको अप्रिशिएट करना सीखिए, क्योंकि कहा जाता है डिसेबिलिटी का फील्ड ऐसा है, यहाँ पे एक शब्द और एक कदम भी हमारे लिए एक बड़े माइलस्टोन से भी ज्यादा बड़ा अचीवमेंट होता है। साथ ही बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपैरिजन मत करिए, उसको अवॉइड करिए कि उनका बच्चा तो ऐसा कर रहा है तुम तो ऐसा नहीं कर रहे हो, उनका बच्चा तो इतना जल्दी किया। साथ ही हम कई बार पेरेंट्स दो बच्चों में भी कंपैरिजन करने लगते हैं कि यार ये तो 9 महीने में चलने लग गया था, 10 महीने में चलने लग गया, इसको देखो 1.5 साल में भी नहीं चल रहा है। तो कौन व्यक्ति अपनी प्रगति रोकना चाहेगा? कोई भी इंडिविजुअल अपनी प्रगति नहीं रोकना चाहता, कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, तो इस तरीके का कंपैरिजन आप अवॉइड करिए। हाँ, जो आपको माइलस्टोन है उसको जरूर ध्यान रखना है, पर पर्सनल कंपैरिजन में नहीं जाना है। साथ ही बच्चे को ये तरफ अफेक्शन दिखाइए, उसकी समस्याओं के लिए उसको समय दीजिए, उसको समझिए और खुद पेशेंस रखिए कि एक वक्त आएगा जब बच्चा रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा। आप अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए और ये एक पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लास्ट में हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वास्तव में बहुत ज्यादा यूजफुल है, पर इसमें भी एक बैलेंस होना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमेशा हमारा सर्वेंट होना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी का सर्वेंट बन के नहीं रहना है। और जो बच्चे की नीड है वो प्यार है, कन्वर्सेशन है और ह्यूमन कनेक्शंस है, बजाय की स्क्रीन के। स्क्रीन टाइम कम करिए, उससे कन्वर्सेशन करिए, उससे अफेक्शन दिखाइए और उसके साथ जुड़ने की कोशिश करिए। साथ ही जो मोबाइल है वो पेरेंटल और ह्यूमन केयर का कहीं भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिए। आप जितना अपने बच्चे को विकास देखना चाहते हैं तो वो आपके ही माध्यम से संभव होगा। मोबाइल एक साधन हो सकता है, मोबाइल पेरेंट की जगह नहीं ले सकता। और एक बहुत फेमस कोट है कि जो बच्चे हैं वो लव को स्पेल करते हैं टाइम के थ्रू। आपका टाइम बच्चे के लिए प्यार दिखाने का सबसे बड़ा तरीका होता है। तो थैंक यू, आज का ये सेशन यहीं खत्म कर रही हूँ मैं अपने तरफ से। बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए सर जैसा कहें मैं तैयार हूँ। और आप लोगों को लग रहा है कि अगर कोई भी ऐसी समस्याएं हैं कि आप संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो सर के माध्यम से या डायरेक्ट मुझे मैसेज या कॉल करके आप लोग इसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे तरीके से आपने वर्चुअल ऑटिज्म की जो बातचीत करी, हमारे समाज के लिए आने वाले समय में इतना बड़ा खतरा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको। कहीं ना कहीं हमारी न्यू जनरेशन को अपाहिज बना दिया गया है मानसिक रूप से, कि वो किसी संबंध को लेकर के पहली जो बहुत सारी ऐसी चीजें देख रहे हैं इन बच्चों को लेकर के, क्योंकि वो धूप में नहीं जाते हैं, खेलते नहीं है, शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, कुछ ऐसी कठिनाइयां परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, तो जो पहली कठिनाई आती है बच्चे वहीं पे टूट जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा समस्या इस वजह से, क्योंकि हमने बच्चों को सारी चीजें पकड़ा दी है जिसके कारण हो रही है। ये सत्र ओपन है क्वेश्चन आंसर के लिए। लक्ष्मण सर ने हैंड रेज किया, लक्ष्मण सर अपना प्रश्न रखें जी। नमस्ते मधुलिका मैडम। नमस्कार सर। मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। जी, मैं आपको पहले भी सेशन में देख चुकी हूँ, काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है आपका। मैडम, ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना जी, उसका शुरू कैसे होता है? उसको हमारा पास जो राहुल है ना, उसको डायग्नोसिस किया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो सर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ हमारा ब्रेन का क्या रिलेशन है? उसका जन्म के बाद उसका एक फीवर हुआ था, फीवर के बाद 2-2.5 साल बाद में ये फीवर का बाद ही ये सिम्टम्स आ गया जी। इसके पहले वो दौड़ सकता था, हांट सकता था, चल सकता था, बहुत अच्छा था। अभी इसका आइडेंटिफिकेशन ऐसा हुआ बेंगलुरु से, निमन से, उसका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जी, ही कैन नॉट मूव विदाउट अ व्हीलचेयर।
he cannot catch a glass of water. So सर एक्चुअली जो how can I मस्कुलर get that? डिस्ट्रॉफी होता है ये जनरली ऐसा देखा जाता है कि जेनेटिक होता है, और अगर जेनेटिक नहीं होगा तो जब बच्चा गर्भ में रहा माँ के प्रेगनेंसी के दौरान तो किसी जीन में म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। तो इसमें मसल्स बहुत तेजी से टूटती हैं। जनरली हमारा जो बॉडी होता है वो मसल्स बनाता है, हमें चोट लगती है, और मतलब मसल्स की भी एक एज होती है, वो उतने एज तक चलती है, फिर टूटती है, फिर नई मसल्स बनती हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी में रीजनरेशन प्रोसेस मसल्स का चलता रहता है। पर जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें मसल्स का जो बनना होता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता जाता है, और अब मसल्स की टूट फूट हो रही है, नई नहीं बन रही है, तो सीधी सी बात है कि आपकी बॉडी वीक होगी, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में मसल्स हैं। तो आपकी जो बाकी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ब्रेन में तो उतनी ज्यादा समस्या नहीं आती है, पर बाकी जो लोकोमोटर प्रॉब्लम होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो इससे बहुत हद तक प्रभावित होने लगती हैं। तो जो उसके सिम्टम्स हैं वो कुछ हद तक तो दवाइयों से कंट्रोल किए जा सकते हैं, पर अगर एक साथ मान लीजिए 1 साल सेल्स टूट रही हैं, 1 लाख सेल्स टूट रही हैं एक साथ और बन नहीं रही हैं, तो आपकी बॉडी उतना जल्दी रीजनरेट नहीं कर रही है, क्योंकि बॉडी की भी कैपेसिटी है, सेल जनरेशन के लिए उसको टाइम चाहिए। तो वो समस्याएं आती हैं जब, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में जो हम कहते हैं जीर्णता आने लगती है, आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं जिंदगी खत्म होने की तरफ बढ़ने लगती है। और बाकी अभी साइंस इसके लिए काम कर रहा है, जीन इंक्रिप्शन के थ्रू जेनेटिक इंजीनियर इस पे काम कर रहे हैं। तो हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसी दवाइयां या कुछ जेनेटिक चीजें आ जाएं वैज्ञानिकों के माध्यम से, कि इस समस्या पे भी समय रहते काम कर लिया जाए। और जब बच्चा अर्ली फीटल स्टेज पे होता है तो आजकल जैसे ट्रिपल मार्कर, डबल मार्कर, ऐसे बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं जो जेनेटिक प्रॉब्लम को बच्चे के जन्म से पहले ही डायग्नोज कर लेते हैं। तो इनको भी करवाना चाहिए, और मे भी भविष्य में ऐसी चीजें आ जाएं कि ये सब चीजें बच्चा जब प्रेगनेंसी के दौरान फीटस के रूप में रहता है तब उन्हें क्योर किया जा सके। थैंक यू मैडम। आप में से और कोई भी पूछना चाहते हैं कुछ तो प्लीज पूछ सकते हैं। मैं सिवान से ब्रजेश कुमार गुप्ता मैडम। जी बताइए ब्रजेश जी। जो वर्चुअल ऑटिज्म है पूरे सर्वव्यापी है, गांव शहर का जो दायरा है उसको ये खत्म कर दिया है। सर स्क्रीन तो हर जगह अवेलेबल है ना, जो कंप्यूटर क्रांति हुई है और नेटवर्क हर जगह अवेलेबल है, तो बच्चों के हाथ में मोबाइल तो आ गया है, और हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं। पेरेंट्स आजकल बोलते हैं हमारा बच्चा तो 3 महीने 4 महीने का होता है मोबाइल हाथ पे लेने लगता है या रिस्पॉन्स करने लगता है। तो बहुत अच्छी चीज नहीं है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमारे लिए घातक हो रही है। जो छोटे शहर हैं जी, क्या वो प्लांट थेरेपी देने के लिए तैयार हैं? देखिए छोटे शहरों में कई बार ऐसा होता है, जैसे दीनदयाल रिहेबिलिटेशन स्कीम्स होती हैं, उनके सेंटर होते हैं, तो वो हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। जनरली डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे रहते हैं, तो वहां पे कार्यकर्ता होते हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, या आप उस सेंटर में जाके डायग्नोसिस लेके होम प्लान लेके आ सकते हैं। और होम प्लान के माध्यम से आप, जैसे आपको 1 हफ्ते का काम दिया गया है या 1 महीने का काम आप लेके आए, तो आप उस काम को करके जाइए, उन एक्टिविटीज को करके जाइए, बच्चे की जो प्रोग्रेस है आप उसको नोट करिए कि हाँ बच्चा इस चीज में रिस्पॉन्स कर रहा है, इस चीज में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है उससे फर्क पड़ता है, फ्रिक्वेंसी कितनी है उस काम के रिस्पॉन्स की। और जब आप दोबारा प्लान उसको लेने जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हुई है और अब क्या स्ट्रेटजी रखनी है। तो आपको वापस वहाँ DDRC सेंटर जो होते हैं, दीनदयाल रिहेबिलिटेशन स्कीम वाले, वहां पे आपको वो बताएंगे कि अब स्ट्रेटजी चेंज करनी है या इस प्लान से आगे बढ़ना है या अभी भी इस प्लान पे स्टक रहना है। तो इस तरीके से हम बच्चे को रेगुलर मॉनिटरिंग करके, साथ ही कुछ हाँ ये भी हो सकता है कि बच्चे में कुछ हेल्थ इश्यूज भी हों, जैसे काफी बच्चों की नींद का पैटर्न सही नहीं होता है, काफी बच्चों को गट प्रॉब्लम होती है, गट हेल्थ उनका अच्छा नहीं होता है, तो इन पे भी हम डायग्नोसिस लेके डॉक्टर से दवाइयां भी करवा सकते हैं। बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलती हैं ये दवाइयां,
पर क्योंकि बच्चे का अटेंशन स्पैन कम है, बच्चा सो नहीं रहा है तो बच्चा इरिटेबल अपना दिखा रहा है व्यवहार, और अगर बच्चा बैठ नहीं रहा है तो हम उसके साथ काम कैसे करेंगे। तो उस वक्त जरूरी हो जाता है कि हम डॉक्टर्स की भी सलाह लें, सिम्टम के हिसाब से डॉक्टर्स दवाइयां अपनी निर्धारित करते हैं। एक अपना मैं व्यक्तिगत अपना प्रॉब्लम साझा कर रहा हूँ। जी व्हाट्सएप मैसेज कभी कभी मैं 1,000 होते हैं बिना देखे डिलीट कर देता हूँ, जी 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 क्या ये सही है? सर, हो सकता है कई बार कोई बहुत महत्वपूर्ण मैसेज हो जो आप डिलीट करते हैं, तो अपनी प्रायोरिटी निर्धारित करिए। जैसे मैंने व्यक्तिगत व्हाट्सएप मैसेजेस को नोटिफिकेशन ऑफ करके रखा है, और मैंने अपना सर्कल बहुत घटा लिया है कि फ्रेंड्स और परिवार वालों से ज्यादातर मैं जब भी बात करूंगी कॉल पे बात करूंगी, अदरवाइज व्हाट्सएप मैसेज में बहुत कम करती हूँ। और जो भी मेरे होते हैं वो ऑफिशियल मैसेज होते हैं, तो उन्हें तो मैं डिलीट नहीं कर सकती हूँ, और उन पे मैंने टाइमर भी नहीं लगाया हुआ है। तो आप अपनी प्रायोरिटी निर्धारित करिए कि किन के मैसेजेस आपके लिए जरूरी हैं या किन को रिस्पॉन्स करना है। आप उसके आधार पे अपना एक प्रायोरिटी ग्रुप भी बना सकते हैं। और जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, कॉल आया तो अगर मैं उठाने में अनइजी हूँ तो मैंने उसको नहीं उठाता। तो सर ये भी बात है ना, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप अपना काम कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है या उस